जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यहाँ पे आप बेसिक्स ऑफ लॉ सीखेंगे। लॉ होता क्या है, कितने टाइप्स के लॉ होते हैं, लॉ बनता कैसे है, कौन कौन सी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये इंश्योर करती हैं कि लॉ का पालन हो, कानून का पालन हो। तो ये सारी बातें आप देखोगे। तो एक बार हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि टोटल 6 टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में कवर होंगे। आप नंबरिंग कर लीजिए, फिर हम इसको लिखते हैं। पहला है आपका व्हाट इज लॉ, आप ये सीखोगे लॉ होता क्या है। दूसरी चीज आप देखोगे व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ लॉ, मतलब लॉ ओरिजिनेट कहाँ कहाँ से होता है। फिर हम सीखेंगे व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लॉ, कितने तरीके का लॉ होता है। देन हम बात करेंगे अबाउट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लिख लेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज, वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में आप बात करने वाले हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, आपका आरबीआई हो गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया। ये सारी बातें आप यहाँ करने वाले हो। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसका क्या स्ट्रक्चर है वो हम बात करेंगे। लिख लेंगे आप स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हो, एंड अकॉर्डिंगली हम एक एक चीजों को समझ के चलेंगे। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दिस इज द बेसिक्स ऑफ योर एंटायर लॉ सब्जेक्ट। तो बहुत ध्यान से आप चीजों को समझेंगे एंड मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे। तो फाइनली हम लोग लॉ पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम लॉ का मीनिंग समझेंगे। तो एक शब्द में बोलूं तो लॉ का मतलब होता है कानून, ठीक है। बट इससे आपको कुछ अभी समझ में नहीं आएगा। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझो कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मैं रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दूं। कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन? फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोल दूं कि अगर आप कार चला रहे हो तो पहली बात तो आपको ड्राइविंग सीट पे जो सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है। इसके अलावा जो साथ वाला बंदा बैठा है उसको भी सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है। तो मैंने क्या किया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए कि भाई बिना आप सीट बेल्ट लगाए गाड़ी नहीं चला सकते। तो इससे आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि अब तो भाई सीट बेल्ट लगाना ही पड़ेगा वरना चालान हो जाएगा, है ना। तो कानून एक ऐसा चिट्ठा होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, जिनसे लोगों पे ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज इंपोज करी जाती हैं, मतलब लगाई जाती हैं। कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। आइए एक बार इसको प्रॉपर्ली हम लिख लेते हैं। तो लॉ क्या होता है? लॉ होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिससे ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज आती हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। अब ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज में छोटा सा डिफरेंस है। ऑब्लिगेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है कि आपको करना ही करना है, ड्यूटीज थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट होती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि सीट बेल्ट लगानी है तो ऑब्लिगेशन। मैंने आपको बोला कि आपको स्पिट नहीं करना चाहिए, ये क्या है? ड्यूटी, कि आपको स्पिट नहीं करना चाहिए। तो लॉ क्या होता है? सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज होती हैं जो लोगों पे लगाई जाती हैं, ऑब्वियसली इम्पोज्ड ऑन पीपल। कौन लगाता है बताओ? कौन इम्पोज करता है इस कानून को? बाय गवर्नमेंट, राइट। तो कौन इम्पोज करता है? गवर्नमेंट। क्यों करा जाता है? लॉ क्यों चाहिए? कानून क्यों चाहिए? क्यों ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए? भाई मैम इसलिए चाहिए ताकि लोगों को सिक्योरिटी मिले, लोगों का वेलफेयर हो, भला हो। अब आप जो सीट बेल्ट वाला रूल कह रहे हो उससे क्या होगा? एक्सीडेंट, बाय चांस गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो जो लोग बैठे हैं उनको कम चोट लगेगी ना, तो लोगों का ही तो भला होगा। तो कानून लोगों की भलाई के लिए होते हैं, लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, इसीलिए कानून बनाए जाते हैं। अब जैसे आपका मोटर व्हीकल एक्ट में ये सारी बातें लिखी हैं कि आपको सीट बेल्ट लगाना है एटसेट्रा एंड सो ऑन। आप अगर 2 व्हीलर पे हो तो हेलमेट लगाना है, जो ड्राइव कर रहा है उसको भी लगाना है, जो पीछे बैठा है उसको भी लगाना है। सारी बातें कहाँ लिखी हैं? मोटर व्हीकल एक्ट में। क्यों बना है ये एक्ट, क्यों बना है ये कानून? ताकि लोगों को सिक्योरिटी मिले, लोगों का वेलफेयर हो, भला हो। और बाय चांस अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो जिस बंदे के साथ गलत हुआ है, जो विक्टिम है, उसको इंसाफ मिले, जस्टिस मिले। इसीलिए कानून जरूरी है और इसीलिए कानून बनाया जाता है। समझ गए आप सब? कानून बना के लोगों पे कुछ चीजें थोपी जाती हैं जिनको हम बोलते हैं ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। ठीक, चलिए
तो लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर। सिक्योरिंग मतलब इंश्योरिंग, ये इंश्योर कर रहा है, ये पक्का करना कि हाँ लोगों का भला हो ही हो। एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी, तो वेलफेयर का मतलब हो गया भला, जस्टिस का मतलब हो गया न्याय, तो सोसाइटी में लोगों को न्याय मिले। ये भी बात कानून से ही इंश्योर होती है। कहीं पे अगर लिखित में होगा ही नहीं कि अगर विक्टिम को चोट लगेगी तो कैसे कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो उसे कभी कॉम्पनसेशन मिल ही नहीं पाएगा, उसके साथ तो कभी न्याय हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो आई होप आप लॉ का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके हो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज आती हैं लोगों के ऊपर, कौन इम्पोज करता है, गवर्नमेंट इम्पोज करती है, क्यों इम्पोज करती है, ताकि लोगों का भला हो और उन्हें जस्टिस मिले। क्लियर है? तो आपको नोट डाउन करना है जो भी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, यही लॉ की डेफिनेशन है। इसको आप अच्छे से लिख लेंगे एंड मेक श्योर आप हर क्लास के बाद राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे जो भी कंटेंट आपको क्लास में करवाया जा रहा है उसका। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ लॉ, मतलब लॉ कहाँ से बनता है, क्या क्या सोर्सेज हैं लॉ को बनाने के। तो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट और प्राइमरी सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। वहीं पे लिखे हैं मेजर रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे रूल बनेगा, कैसे लॉ बनेंगे, कौन लॉ बनाएगा, किसको पावर दी गई है, सेंट्रल लेवल पे कौन लॉ पास करता है, स्टेट लेवल पे कौन लॉ पास करता है, ये सारी बातें कहाँ मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है आपका स्टैच्यूज और लॉज। स्टैच्यूज और लॉज इंटरचेंजेबली यूज्ड वर्ड्स होते हैं और यहाँ पे स्टैच्यूज का मतलब बोला गया है बेटा एक्ट, जो एक्ट होता है जो पार्लियामेंट में पास होता है एट सेंट्रल लेवल, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज लिखा है ना, तो सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास करती है वो पार्लियामेंट में पास होता है और स्टेट लेवल पे जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास करती है वो स्टेट असेंबलीज में पास होता है। तो भले ही सेंट्रल लेवल पे लॉ पास हो या स्टेट लेवल पे लॉ पास हो, ये दोनों ही बेटा हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ कहलाते हैं। इसके बाद थर्ड है आपका प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजन, ये भी इंटरचेंजेबली यूज्ड वर्ड्स है। जुडिशियल डिसीजंस का मतलब होता है डिसीजंस टेकन बाय कोर्ट्स, तो जो कोर्ट डिसीजन सुनाती है ना अपना सुप्रीम कोर्ट, उसे हम कहते हैं जुडिशियल डिसीजंस या फिर प्रेसिडेंट्स। ठीक है, ये भी सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। होता क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर पे अपना केस सुना दिया, अपना डिसीजन सुना दिया, तो अगर सिमिलर मैटर दोबारा आता है ना, तो वो जो डिसीजन अर्लियर मैटर में सुनाया गया था वो एज अ लॉ सिमिलर डिसीजंस में यूज किया जाता है। मतलब क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बात कोई बात डिसाइड कर दी तो उसे ही आप कानून मान लो और आगे के सिमिलर केसेस में उसी बात को आप फॉलो करो। ठीक है, तो वो भी एक कानून ही बन जाता है, लॉ ही बन जाता है। तो क्या लिखा है, प्रेसिडेंट्स और द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्ट्स होते हैं, तो उन सभी कोर्ट्स में पास किए गए जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स भी आपके जो सोर्सेज ऑफ लॉ का काम करते हैं। एक है बच्चों आपका कस्टम और दूसरा है आपका यूसेज। अब यूसेज क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जो रिपीटेडली परफॉर्म करी जा रही है, दैट इज योर यूसेज। और अगर वो एक बहुत टाइम तक रिपीटेडली परफॉर्म की जाए तो वो क्या बन जाती है, कस्टम, यानी कि परंपरा। ठीक है, और वी कैन से ट्रेडिशन। तो यूसेजेस जो हो गए, जो एक एक्टिविटी जो ग्रुप ऑफ पीपल लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और वो परफॉर्म इतने टाइम से हो रही है कि अब तो वो परंपरा ही बन गई, तो इनसे भी हमारे लॉ बन जाते हैं। अब बच्चों एक है आपका यूसेज और एक है आपका कस्टम। यूसेज मतलब देखो, अब सपोज दो लोगों ने मिलकर कोई बात डिसाइड की, जैसे एक टाइम क्या हुआ कि दो लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हाँ ऐसे ऐसे मैरिज होगी और जब मैरिज होगी तो लड़की लड़के के साथ जाएगी, उसके घर पे रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, यूसेज। लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, लोगों को अच्छा लगा तो वो एक्टिविटी फॉलो होने लग गई और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक ये शादी की एक्टिविटी फॉलो होने लग गई और वो क्या बन गया, कस्टम बन गया। ठीक है, अब तो वो रिवाज ही बन गया जो सबको फॉलो करना पड़ता है। तो यूसेज का मतलब एक्टिविटी जो कुछ लोगों ने डिसाइड की कि हाँ ये ठीक रहेगा, हम ऐसा ऐसा एक्टिविटी करते हैं, और जब वो एक्टिविटी एक लंबे टाइम तक फॉलो की जाने लगी तो वो कस्टम बन गया, परंपरा बन गया, ट्रेडिशन बन गया। ठीक है, तो दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं बट माइनर सा ये डिफरेंस है। तो यूसेज हो गए, कस्टम हो गए, ये भी आपके सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं। जैसे आप ये मैरिज वाला ही यूसेज देखो, तो बहुत टाइम तक ऐसी शादियां होने लग गई
और फिर ये कस्टम ही बन गया कि अब तो भाई शादी होती है तो लड़की लड़के के साथ जाती है, एंड अब ये हिंदू मैरिज एक्ट का बेसिस बन गया। इन्हीं कस्टम और यूसेज के ऊपर बेस होके ही हमारा हिंदू मैरिज एक्ट बना है। तो आप कह सकते हो ना कि कस्टम और यूसेजेस भी हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं। तो बच्चों आपने देखा देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ लॉ। फटाफट से एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड है आपका स्टैट्यूज और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, बेसिकली जो एक्ट पास होता है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में वो। उसके बाद है आपका प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस, मतलब जो भी कोर्ट फैसला सुनाती है वो भी लॉ ही बन जाता है। एंड लास्ट है आपका कस्टम एंड यूसेजेस, जो एक्टिविटी एक लंबे टाइम तक परफॉर्म की जाती है तो पहले तो वो यूसेज कहलाती है और फिर बाद में बन जाती है कस्टम, और इसी कस्टम और यूसेजेस के बेसिस पर भी लॉ बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर हिंदू मैरिज एक्ट लिख लेंगे आप और ये स्क्रीन को नोट डाउन कर लेंगे अपने पास। बात करने वाले हैं अबाउट मेकिंग ऑफ लॉ, यानी कि लॉ बनता कैसे है। अब मेकिंग ऑफ लॉ समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि लॉ बनाने की अथॉरिटी है किसके पास, और फिर हम बात करेंगे कि लॉ बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 2 बातें समझनी है, अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉ किसके पास है एंड फिर प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ होता क्या है। अब अथॉरिटी समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे अपने इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो बच्चों इंडियन गवर्नमेंट आपकी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, एक है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरी कंट्री की एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर स्टेट की अलग अलग सरकार। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार। तो जो सरकार पूरे कंट्री के लेवल पे ऑपरेट कर रही है दैट इज नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जो सरकार अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट कर रही है उसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो मैम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने के लिए? बेटा दोनों को ही पावर दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है एट सेंट्रल लेवल लॉ बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है स्टेट लेवल पे लॉ बनाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो स्टेट असेंबलीज में बनाए जाते हैं। तो मैम ये मैटर कैसे डिसाइड होते हैं कि कौन कौन से मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, कौन से मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी? बेटा आप आगे पढ़ोगे, पर्टिकुलरली लिस्ट बनी हुई है, इन मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, इन पर्टिकुलर मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। और एक लिस्ट ऐसी भी है बच्चों जहाँ पे दोनों गवर्नमेंट के पास पावर्स है लॉ बनाने के लिए। तो वहाँ पे कैसे काम चलता है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी के लिए आपको ये समझना है कि हमारी गवर्नमेंट 2 लेवल्स पे काम करती है, सेंट्रल लेवल पे अलग और स्टेट लेवल पे अलग। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस, वहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारे लिए लॉ बनाते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो सेंट्रल लेवल पे हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे लिए लॉ बनाते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब एक बहुत मजे की बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। अब आपको ये तो पता है कि हमारे इंडिया के लॉ का बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बात आपको क्लियर है, राइट? इट इज द बेसिस ऑफ लॉ। अब एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिस क्या है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ बेटा? वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैम 1935 में तो इंडिया आज़ाद ही नहीं था, तो इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे बनाया? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इंडिया ने बनाया ही नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना है यूके के पार्लियामेंट में, यूके के मिनिस्टर्स ने इसे बनाया है। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, जिससे फर्दर हमारा लॉ डिराइव हुआ है, राइट? आइए देखते हैं। The Government of India Act 1935 passed by the Parliament of United Kingdom is the precursor for the Constitution of India. Precursor मतलब basis, origination, ठीक है, for the Constitution of India. It defined the characteristic of a government from unitary to federal. मैंने बताया था ना आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही ये बात लिखी है बेटा कि हमारी गवर्नमेंट यूनिटरी नेचर की नहीं होगी, सारी पावर्स एक के पास नहीं होंगी, बल्कि फेडरल नेचर की होगी। पावर्स डिवाइडेड होंगी बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स। इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे।
तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर डिवाइड कैसे करी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी ना ऐसे 3 लिस्ट स्पेसिफाइड है। लिस्ट 1 है आपकी यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है आपकी स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट बताता है वो मैटर्स जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। स्टेट लिस्ट बताती है वो मैटर्स जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स है लॉ बनाने की। और कॉन्करेंट लिस्ट बताती है वो मैटर्स जहां पे दोनों गवर्नमेंट्स के पास पावर है लॉ बनाने की। तो मैडम अगर दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की तो कैसे काम चलेगा? लड़ाई झगड़े होंगे? जी नहीं बेटा, दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने का मतलब ये है कि बनाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ, ठीक है, जो पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल होगा। हाउएवर अगर उसी पर्टिकुलर मैटर पे कोई स्टेट गवर्नमेंट अलग से अपना कानून बनाना चाहती है तो वो बना सकती है एंड पर्टिकुलरली सिर्फ उसी स्टेट पे वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्करेंट लिस्ट काम करेगी। देखो आप क्या लिखा है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट या जॉइंट लिस्ट, 3 ऐसे लिस्ट बना दी गई। सेंट्रल लिस्ट में वो वाले मैटर्स लिखे गए हैं जहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। फॉर एग्जांपल योर इनकम टैक्स। आपने कभी सुना है कि इस स्टेट का अलग इनकम टैक्स है, उस स्टेट का अलग इनकम टैक्स है? जी नहीं, पूरी कंट्री का एक ही इनकम टैक्स लॉ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट है आपका स्टेट लिस्ट, वो वाले मैटर्स जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है लॉ बनाने की, जैसे पब्लिक ऑर्डर। तो पर्टिकुलर स्टेट की पुलिस कैसे काम करेगी, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना मैटर होता है। जॉइंट लिस्ट यानी कि कॉर्पोरेट लिस्ट, जहां पे दोनों गवर्नमेंट मिलकर लॉ बना सकते हैं, तो वहां पे वो मैटर्स लिखे हैं जहां पे दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। फॉर एग्जाम्पल आपका एजुकेशन सेक्टर, तो एजुकेशन सेक्टर में सेंट्रल लेवल पे भी लॉ बनते हैं और सब स्टेट्स के अपने अपने रूल्स भी रहते हैं रिगार्डिंग एजुकेशन। क्लियर है आपको? तो आपको पता चल गया कि कौन लॉ बना सकता है, कैसे कैसे पावर्स डिवाइडेड हैं बिटवीन सेंट्रल एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। बच्चे इस वाली स्लाइड को भी आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। एंड एक स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड, ये आपके रेफरेंस के लिए है, ये आपके जस्ट नॉलेज के लिए, पर आप इसे भी नोट डाउन कर लो ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे 3 लिस्ट वहां पे स्पेसिफाइड है। हमने देखा था कि लॉ बनाने की पावर किसके पास होती है, तो हमें पता लगा था कि गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने की पावर होती है और सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट बॉडी जो लॉ यानी कि कानून बना सकती है। अब थोड़ा सा हम पहले पार्लियामेंट का यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो पार्लियामेंट में आपके 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा। ये 2 क्या होते हैं? हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा को आप हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हो और राज्यसभा को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हो, ठीक है। कौन सा ज्यादा पावरफुल होता है बेटा? लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है। कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, राज्यसभा में हो ही नहीं सकते। तो बिल, अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम कौन से बिल के बारे में बात कर रही है, तो बेटा अभी बताती हूँ बिल का मतलब। पहले आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लो। तो लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, इन दोनों को हेड कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर रहता है पार्लियामेंट का। तो जब भी पार्लियामेंट में कोई लॉ, कोई एक्ट पास होना होता है तो पहले या तो अगर लोकसभा में गया है तो पहले लोकसभा में सुना जाएगा, फिर राज्यसभा में सुना जाएगा, दोनों जगह से अप्रूव हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो अगर अप्रूवल देते हैं तो फाइनली कानून बन जाता है। तो क्या मैडम राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस या राज्यसभा में लॉ पहले इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अगर कोई भी बिल पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो पहले राज्यसभा में सुना जाएगा, फिर लोकसभा में सुना जाएगा और फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आएगा और वो आपका एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये बात तो आप समझ चुके हो, अब आगे चलते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज किया था बेटा, बिल। तो बिल क्या होता है? ड्राफ्ट फॉर्मेट ऑफ एन एक्ट, ठीक है। बिल होता है ड्राफ्ट फॉर्मेट ऑफ एक्ट, कानून का जो रफ अभी वर्जन है उसे आप बिल बोलते हो, ठीक। तो बिल अगर पहले, मैंने क्या बताया था, बिल अगर पहले लोकसभा में गया है तो लोकसभा में सुना जाएगा, वहां से अप्रूव हो जाएगा, फिर वो जाएगा आपका राज्यसभा में, राज्यसभा से भी जब अप्रूव हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और अगर वहां से भी अप्रूव हो जाएगा तो फिर वो बन जाएगा आपका एक्ट। ये है बिल से एक्ट बनने का सफर। एक ऑप्शन ये है। दूसरा हो सकता है पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ हो, राज्यसभा में सुना गया हो, तो पहले कहाँ सुना जाएगा? फिर राज्यसभा में, उसके बाद कहाँ जाएगा? लोकसभा में,
और फाइनली जब वहां से भी अप्रूव हो जाएगा फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, एंड फाइनली उनसे भी अप्रूवल जब मिल जाएगी तो बन जाएगा एक्ट। ठीक है, तो लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकती है एक्ट बनने की जो प्रोसेस है, या राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकती है। कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो लोकसभा में ही सुने जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका मनी बिल, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पहले सुना जा सकता है, राज्यसभा से उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। ये बात आप समझ चुके हो ना। चलिए एक बार हम प्रोसेस देख लेते हैं इन टाइप्ड फॉर्म। आपको ये नोट डाउन करना है जो आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा है। पढ़ते हैं। व्हेन लॉ इज प्रपोज्ड, जब लॉ प्रपोज होता है इन पार्लियामेंट तो उसे हम कहते हैं बिल। यही बोला था मैंने आपको, जब आप पार्लियामेंट में उसे पेश करते हो तो क्या बोला जाता है, बिल। ठीक है, आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट द लॉ इज पास इन लोकसभा। यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो डिस्कशन हुई है, डिबेट हुई है उस बिल के ऊपर, कमियां निकाली गई, कमियां सुधारी गई, उसके बाद लोकसभा से वो ओके हो गया। उसके बाद वो कहाँ पास किया जाएगा, राज्यसभा में। जब राज्यसभा से भी बिल को अप्रूवल मिल जाएगी ना बच्चों, तो वो बिल पेश किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। क्यों पेश करोगे आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट ऑब्टेन करने के लिए। असेंट का मीनिंग होता है बेटा अप्रूवल, परमिशन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव कर दे, इसलिए उनके सामने पेश करोगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर अप्रूव कर दिया तो वो फाइनली लॉ बन जाएगा। कब बनेगा, जब वो नोटिफाई कर दिया जाएगा, मतलब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाय गवर्नमेंट इन द पब्लिकेशन कॉल्ड ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। नोटिफाई कैसे करती है गवर्नमेंट, कैसे बताती है सब लोगों को, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में प्रिंट करके। ठीक है, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया कैसा दिखता है एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ऐसा दिखता है आपका ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। देखिए मैं जूम कर देती हूँ, देखो। अच्छा, भारत का राजपत्र कौन प्रिंट कराता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट कराती है अपनी खुद की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंटिंग प्रेस से। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो नोटिफाई कर देगी, प्रिंट कर देगी, तो पूरी जनता पे एप्लीकेबल हो जाएगा। किस दिन से एप्लीकेबल होगा बेटा, जिस दिन यहाँ डेट मेंशन होगी। ठीक है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो नोटिफाई होने के बाद क्या होगा बेटा, नोटिफाई होने के बाद द लॉ विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिफिकेशन। जो भी नोटिफिकेशन में डेट मेंशन होगी कि इस दिन से एप्लीकेबल होगा, उस दिन से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब वो एप्लीकेबल हो जाएगा, नोटिफाई हो गया, एप्लीकेबल हो गया। अब डिफरेंस समझो आप नोटिफाई होने का और एप्लीकेबल होने का। सपोज गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया ऑन 1 दिसंबर 2023, पर कहा है कि एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो कौन सी डेट से कानून लगेगा, 1 जनवरी 2004 से। ठीक है, सो दिस इज नोन एज इफेक्टिव डेट, जब से वो अप्लाई हो जाएगा, सबको मानना पड़ेगा, दैट इज नोन एज इफेक्टिव डेट। ठीक है, तो जब वो नोटिफाई भी हो जाएगा और इफेक्टिव भी हो जाएगा, तो जिस दिन वो इफेक्टिव हो जाएगा उस दिन वो क्या कहलाएगा, एक्ट कहलाएगा। क्लियर है सबको, नोट डाउन कर लेंगे बेटा ये वाली स्क्रीन में। हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज। तो आपको अपने सिलेबस में 4 टाइप ऑफ लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। फर्स्ट इज क्रिमिनल लॉ, सेकेंड है आपका सिविल लॉ, थर्ड है आपका कॉमन लॉ, एंड फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, सिर्फ इनके बारे में एक ओवरव्यू लेना है। सिर्फ पता होना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है, या सिविल लॉ क्या होता है, या कॉमन लॉ क्या होता है, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों आपका क्रिमिनल लॉ। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ते हैं। नाम ही बता रहा है आपको, क्रिमिनल लॉ डील्स विद क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्राइम, जुर्म जो होते हैं आपके उससे डील करता है। तो क्राइम क्या क्या होते हैं आप एग्जांपल लो। मर्डर एक क्राइम होता है, थेफ्ट क्राइम होता है, चोरी करना, थेफ्ट मीन्स चोरी करना, फ्रॉड किसी को धोखा देना क्राइम होता है, या फिर रेप करना क्राइम होता है, एटसेट्रा। बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। क्राइम कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनकी पनिशमेंट क्या होती हैं, ये सारी बातें लिखी होती है आपकी। एक डॉक्यूमेंट होता है इंडियन पीनल कोड 1860। तो क्रिमिनल लॉ को गवर्न करने वाले 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका इंडियन पीनल कोड 1860 और दूसरा है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973। लिख लेंगे हम लोग। फर्स्ट इज योर IPC, दैट इज इंडियन पीनल कोड 1860, और नेक्स्ट है आपका CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स
1973। आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860 आपको बताता है कि क्राइम्स क्या क्या होते हैं और उनका नेचर कैसा रहता है, मतलब कौन सा क्राइम बहुत संगीन है, कौन सा क्राइम थोड़ा हल्का है, ये सारी बातें लिखी होती हैं और उनकी क्या पनिशमेंट रहने वाली है, किस क्राइम की क्या सजा होगी, ये बातें लिखी हैं आपकी आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860 में। इसके बाद आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, प्रोसीजर नाम से बता रहा है वो, इसमें लिखा होता है कि डिटेल प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एग्जॉस्टिव मतलब डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूटिंग पनिशमेंट्स। मतलब अगर कोई क्राइम होता है तो अपराधी को पनिशमेंट कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, तो आईपीसी बता रहा है कैसे मिलेगी, उसका पूरा प्रोसीजर आपको सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स बताता है। ठीक है, आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग कि मॉड्यूल में क्या लिखा है। तो क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न्ड विद लॉज पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अगर आप रूल ऑफ लॉ तोड़ते हो, पहली बात तो यहाँ पे आपको कुछ नए वर्ड्स दिख रहे होंगे, एक वर्ड आपको दिख रहा होगा पर्टेनिंग, पर्टेनिंग का मतलब लिख लो बच्चा रिलेटिंग। तो कंसर्न, क्रिमिनल लॉ कंसर्न मतलब इट टॉक्स अबाउट, कंसर्न मतलब टॉक्स अबाउट, तो क्रिमिनल लॉ टॉक्स अबाउट लॉज पर्टेनिंग टू या रिलेटिंग टू वायलेशन, वायलेशन का मतलब तोड़ना, ब्रेकिंग। ठीक है, तो वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, अगर आप कानून तोड़ते हो और अगर क्रिमिनल लॉ में कवर हो रहा है तो उसके बारे में बात करता है, या फिर पब्लिक रॉन्ग्स मतलब क्राइम्स, तो क्राइम्स के बारे में बात करता है, एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम, और उसकी क्या क्या पनिशमेंट रहती है उसके बारे में बात करता है। क्रिमिनल लॉ को गवर्न करते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आईपीसी 1860 एंड सीआरपीसी 1973। इंडियन पिनल कोड 1860 आपको बताता है कि क्राइम क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है और पनिशमेंट क्या होती है। उसके बाद हमारा आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, जो ये बताता है कि प्रोसीजर क्या रहेगा पनिशमेंट दिलवाने का। इट डिफाइंस द एग्जॉस्टिव मतलब डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम। ठीक है, तो जो मुजरिम है, जो दोषी है, जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड मतलब लिख लो आप दोषी, जो दोषी है, जो मुजरिम है, उसको कैसे सजा मिलेगी पूरा डिटेल में आपका सीआरपीसी में लिखा होता है। फॉर एग्जांपल कैसे अरेस्ट होगा, कैसे कोर्ट में पेश होगा, ये सब आपको डिटेल में मेंशन किया होता है। क्रिमिनल लॉ में कवर होने वाले क्रिमिनल ऑफेंसेस के एग्जांपल हैं आपका मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, एजॉल्ट, एजॉल्ट मतलब छेड़छाड़ करना, परेशान करना एटसेट्रा, ये सारी बातें आपके क्रिमिनल लॉ में कवर होती हैं। और कहाँ मेंशन है, ये इंडियन पिनल कोड में मेंशन है। क्लियर है आपको? बच्चों जो स्क्रीन पे आपको मेंशन है ये पूरा आप नोट डाउन कर लेंगे, टाइप्ड कंटेंट भी और हैंड रिटन कंटेंट भी। हैंड रिटन कंटेंट आपको नोट करना है क्योंकि यहाँ पे वर्ड और उसका मीनिंग लिखा है, जिससे आपको बाद में रिवीजन के टाइम में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा आप नोट डाउन कर लेंगे। मैंने बात की थी कि क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं और उनमें क्या क्या कवर होता है, तो हमें जाना था कि बेसिकली क्रिमिनल लॉ डील करता है क्राइम्स से। अब हम बात करेंगे सिविल लॉ के बारे में, जो डील करता है डिस्प्यूट से, लड़ाई झगड़े से। अब डिस्प्यूट इंसानों के बीच में भी हो सकता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भी सिविल लॉ में कवर हो रहा है, या इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी के साथ लड़ाई झगड़ा है तो वो भी आपका सिविल लॉ में कवर होता है। इसके अलावा बेटा अगर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो भी आपका सिविल लॉ में कवर होता है। दो कंपनियों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी कहाँ कवर होगा, सिविल लॉ में है। एग्जाम्पल लो आप एक बढ़िया सा, फॉर एग्जाम्पल अगर राम और श्याम के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जहां पे राम को सामान सप्लाई करना था शाम को और शाम पेमेंट करना था। अब राम ने तो सामान सप्लाई कर दिया, श्याम ने पेमेंट नहीं की, अब ये मैटर कहाँ जाएगा, क्या ये कोई क्राइम है? नहीं मैम, तो ये मैटर जाएगा आपका सिविल लॉ में। ठीक है, क्या राम करे, क्या क्या राम के पास राइट होंगे, कैसे राम श्याम से या तो अपना सामान या पैसे रिकवर कर पाएगा, ये सारी बातें कहाँ डिस्कस करी गई हैं, सिविल लॉ के अंदर। तो सिविल लॉ बेसिकली ब्रॉडली अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो डील करता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ा, कोई भी ऐसा मैटर होता है तो वो सिविल लॉ में जाता है। तो हमने बात की थी सिविल लॉ डील करता है डिस्प्यूट से, कि डिस्प्यूट्स को, लड़ाई झगड़े को रिजॉल्व कैसे किया जाए। और लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी अबाउट क्रिमिनल लॉ,
तो क्रिमिनल लॉ डील करता है कि क्राइम की पनिशमेंट कैसे दी जाए, समझ रहे हो आप। तो सिविल लॉ पनिशमेंट बेस्ड नहीं है, सिविल लॉ ये देखता है कि डिस्प्यूट को सॉल्व कैसे किया जाए, रेजोल्यूशन मतलब सॉल्व करना। और क्रिमिनल लॉ कहता है कि भाई एक बंदे ने क्राइम किया है, अपराध किया है, तो उसे कैसे पनिश किया जाए। तो अगर सिविल लॉ में कोई केस जाता है ना बेटा, तो इसमें मोस्टली केसेस में कॉम्पनसेशन दिलवाया जाता है, मतलब जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाती है, ठीक है। और अगर क्रिमिनल लॉ में कोई केस जाता है, इन मोस्टली केसेस वहां पे पनिशमेंट दी जाती है। अब पनिशमेंट में बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स और इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल में डाल देना, ठीक है। तो दोनों के या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, कुछ फाइन भी लग जाए, कुछ इम्प्रिजनमेंट भी हो जाए, सजा भी हो जाए। समझ गए आप डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल। तो बेसिकली सिविल लॉ में हम बात करते हैं कि हाँ, दो लोगों के बीच में लड़ाई है तो उनको सॉल्व कैसे किया जाए, और क्रिमिनल लॉ में हम डील करते हैं कि किसी बंदे ने अपराध किया है तो उसे सजा कैसे दी जाए। क्लियर, आइए देखते हैं। सिविल लॉ डील्स विद मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो भी सिविल लॉ में कवर होता है। एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ अगर झगड़ा है कि उसने तो सामान सप्लाई किया, दूसरी कंपनी ने पेमेंट नहीं की, सारे मैटर्स कहाँ जाएंगे, सिविल लॉ में। अगर वो क्राइम के नेचर का है तो क्रिमिनल लॉ में, अदरवाइज सिविल लॉ में। दिस लॉ प्राइमरीली फोकसेस ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेदर देन पनिशमेंट। ये मैंने आपको बताया कि इसमें मैटर को सॉल्व करने के बारे में सोचा जाता है, पनिशमेंट के बारे में नहीं सोचा जाता ज्यादा। CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स गाइड करता है सिविल लॉ को, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा होता है कि कैसे कैसे कौन कौन से मैटर्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे। बेसिकली वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि मैटर्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक्सप्लेन करता है रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। आइए, तो सिविल लॉ में अंदर क्या क्या कैटेगरीज है। सिविल लॉ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी सिविल लॉ का ही पार्ट है। उसके बाद है फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये सारे आपके सिविल लॉ में कवर होते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में ही बात कर रहा है, ये आप पढ़ने वाले हो अपने आगे के वीडियोस में। फैमिली लॉ मतलब अगर कोई फैमिली का मैटर है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, तो ये भी तो डिस्प्यूट ही है ना, कहाँ जाएगा, सिविल लॉ में। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर पर्टिकुलर मैटर है तो वो कहाँ जाएगा, सिविल लॉ में। लॉ ऑफ टॉर्ट मतलब कोई रॉन्गफुल एक्ट, जैसे अगर किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की पिटाई कर दी तो कहाँ जाएगा मैटर, सिविल लॉ में। क्लियर। सिविल ऑफेंसेस के एग्जांपल आपको गिवन है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, जैसे मैंने आपको राम और श्याम का एग्जांपल दिया था, तो वहां श्याम ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, सिविल लॉ में कवर हो रहा था। एक है आपका नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन से या कहीं से भी सामान मंगवाया, सामान डिलीवरी नहीं हुआ, कहाँ जाओगे, सिविल लॉ में। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर, आपने किसी से पैसा उधार लिया था, तो वो पर्सन जिसने आपको पैसा उधार दिया था वो होता है लेंडर, तो उसने आपको पैसा दिया, आप रिपे नहीं कर रहे, तो कैसा मैटर है, सिविल लॉ का मैटर है। या सेलर, सेलर से आपने सामान खरीदा था, आप उसको पैसा नहीं दे रहे, वो भी कहाँ कवर होगा, सिविल लॉ में। डिफेमेशन, डिफेमेशन क्या होता है, किसी की इमेज को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, किसी की छवि खराब करना, उसकी मार्केट में इमेज को खराब करना इज नोन एज डिफेमेशन, ठीक है। झूठ झूठ किसी के बारे में आप उल्टा सीधा फैला दो मार्केट में, जिससे उसका नाम खराब हो, बदनामी हो बेसिकली, तो वो भी मैटर कहाँ जाता है आपका, सिविल लॉ में। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, जो अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट का कोई भी मामला है वो भी सिविल लॉ का मामला है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो सारे आपको CPC में यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सारी बातें मेंशन है। क्लियर, चलिए, तो ये बेटा सिविल लॉ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये स्क्रीन आप नोट डाउन कर लेंगे। और साथ में अगेन आई एम सेइंग कि आपको जो भी रिटन कंटेंट है वो भी नोट डाउन करना है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि CPC में लिखा क्या होता है या टॉट का मीनिंग क्या होता है। डिफेमेशन का मतलब है, यहाँ पे लिख देती हूँ, बदनामी, तो ये भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके साथ साथ बच्चों क्लास में कराया गया मैटर आपको लर्न रहे, इसलिए आप ये भी नोट डाउन कर लो, ठीक है, कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस क्या होता है। तो हम पढ़ रहे हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज, जिनमें हमने क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे अबाउट कॉमन लॉ। बहुत ही सिंपल चीज है, कॉमन लॉ का बेसिकली मतलब होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जो डिसीजंस, जो जजमेंट कोर्ट देता है उसे हम कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट, ठीक है।
केस लॉ भी कहा जाता है, और टेक्निकल जाओगे तो उसे जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं। अब कॉमन लॉ का जुडिशियल प्रेसिडेंसी या केस लॉ से क्या लेना देना है बेटा? कॉमन लॉ का मतलब ही होता है आपका केस लॉ से कानून डिराइव करना। होता क्या है देखो, आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है इन एन इंडिविजुअल केस, एक पर्टिकुलर केस में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाया है तो उसी जजमेंट को बाकी के जो लोअर कोर्ट्स हैं वो मानेंगे while गिविंग डिसीजंस इन द सिमिलर केस। क्या होता है ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कोई फैसला सुनाया, ठीक है, उसी के सिमिलर एक और केस आ गया, तो अब लोअर कोर्ट्स को क्या करना है, जो सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट था उसे कानून मान के आगे का डिसीजन पास करना है इन एनी दैट सिमिलर केस, राइट। आइए देखते हैं। A judgment delivered by Supreme Court will be binding upon the courts within the territory of India। तो सुप्रीम कोर्ट सभी कोर्ट्स का हाईएस्ट कोर्ट होता है, जो वो डिसीजन लेता है वो बाकी के लोअर कोर्ट्स, इंडिया में होने वाले सभी लोअर कोर्ट्स पे एप्लीकेबल होता है, राइट, सबको मानना पड़ता है, बिल्कुल। तो कॉमन लॉ कहता है कि भाई कोर्ट्स की ऑब्लिगेशन है कि उसी प्रिंसिपल को या उसी जजमेंट को वो फॉलो करेंगे जो प्रीवियस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और कब फॉलो करेंगे, जब वो सिमिलर सा ही केस कोई और सुन रहे हैं तो, ठीक है, वाइल रूलिंग का केस वेयर फैक्ट्स आर सिमिलर। दोबारा से सुनेंगे कि कोर्ट्स की ऑब्लिगेशन होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कोई डिसीजन दिया है एक केस में तो उसी से सिमिलर अगर कोई और केस आता है तो कोर्ट को उसी डिसीजन को, उसी प्रिंसिपल को ही यहाँ पे भी यूज करना होगा। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डिसाइसिस। हिंदी में बोले तो जो एक बार डिसाइड हो गया उसी को ही आप आगे कानून की तरह मानो। देखो क्या लिखा है, टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, राइट। तो ये है आपका कॉमन लॉ जो आपका केस लॉ पे बेस्ड होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजंस दिए होते हैं इंडिविजुअल केसेस में, उन्हें आगे आने वाले सिमिलर केसेस में एज अ लॉ यूज किया जाता है। सिंपल सी इतनी सी बात है। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको कुछ प्रिंसिपल्स देता है जो फॉलो करने होते हैं वाइल गिविंग डिसीजंस और जजमेंट, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि अब कोर्ट में तो न्याय मिलता है, तो न्याय जो है, जस्टिस जो है, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो जो न्याय है वो नेचुरल हो। अरे नेचुरल मतलब फेयर, सही तरीके से न्याय हो, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। पहला प्रिंसिपल है आपका बच्चों, नो वन कैन बी जज इन इट्स ओन केस। भाई किसी भी पर्सन को अपने खुद से रिलेटेड केस में जज नहीं बनाना है। तो अगर ऐसा हो गया कि भैया अगर मान लो मैं जज हूं और मेरा ही बच्चा है जो उस केस की एक पार्टी है, तो ऑब्वियसली मेरा डिसीजन तो बायस हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को अपने खुद से रिलेटेड केस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जहां पे एक जज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर केस का जज वो नहीं बन सकता, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रूल अगेंस्ट बायस। क्यों किया जाता है ऐसा, क्यों रखा है ये रूल? ताकि बायसनेस ना रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि जज एक पर्सन का फेवर ले ले, इसको अवॉइड करने के लिए। दूसरा रूल है बच्चों, गिव अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। भाई दूसरी पार्टी को अपना पूरी बात कहने का मौका देना है आपको, ठीक है, फेयर चांस देना है कि वो अपनी सारी बात कह पाए। तो अगर ये रूल फॉलो होंगे तो ऑब्वियसली जो जस्टिस आएगा वो कैसा आएगा, बिल्कुल सही आएगा। तीसरा आपका रूल है बच्चों, जो जजमेंट कोर्ट पास करेगी दैट शुड बी रीजन्ड जजमेंट होना चाहिए। रीजन्ड जजमेंट मतलब जो सपोर्टिंग के ऊपर आधारित हो, ठीक है, प्रॉपर आपके पास प्रूफ के ऊपर आधारित हो, तभी आपको जजमेंट देना है, ठीक है। इसको आप लिख लो सिंपल भाषा में, जजमेंट शुड बी सपोर्टेड विद एविडेंस। प्रूफ मतलब एविडेंस बोल दो आप अच्छी लैंग्वेज में। अब आपने कभी कोर्ट का जो पर्चा देखा है, जो उनका डिसीजन होता है, कभी देखा है? वो कई हजारों पेजेस में जाता है। तो क्या कोर्ट कितने हजारों पेजेस का अपना डिसीजन सुनाता है? जी नहीं, उसमें ना एक एक चीज लिखी होती है।
पहली हियरिंग से आखिरी हियरिंग तक क्या क्या हुआ, कौन कौन से सबूत आए, कौन कौन से गवाह आए, सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। क्यों? इसी रूल की वजह से कि भाई जो भी फैसला आखिरी में सुनाया गया है वो प्रॉपर सबूतों पे बेस्ड होना चाहिए। और इसी वजह से इतने लंबे चौड़े जो आपके डिसीजंस बनते हैं, ठीक है, कई कई हजारों पेजेस के, उसमें जज साहब सब कुछ लिखवाते हैं कि भाई ये जो पर्सन आया था, ये जो गवाह आया था, उससे ये कंक्लूजन निकला, इस सबूत से ये कंक्लूजन निकला, फाइनली जब हम डिसीजन पे पहुंचे तो हम इन सबूतों के बेस पे डिसीजन पे पहुंचे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो जस्टिस आएगा वो कैसा आएगा? बिल्कुल फेयर आएगा, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो फॉलो होने चाहिए जस्टिस देते वक्त, न्याय करते वक्त, ताकि न्याय जो है वो बिल्कुल फेयर हो, सही हो। कौन कौन से प्रिंसिपल है? पहला है कि भाई अपने केस में या अपने से रिलेटेड किसी भी केस में एक पर्सन खुद जज नहीं बनेगा। दूसरा है कि दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका देना है। आप एक पर्सन की बात सुन रहे हो तो आपको अदर साइड की भी पूरी बात सुननी है, उन्हें फेयर चांस देना है अपनी पूरी बात एक्सप्लेन करने का। तीसरा है जजमेंट शुड बी रीजन्ड, मतलब शुड बी सपोर्टेड विद एविडेंसेस। ठीक है, तो जो आप जज साहब जो जजमेंट देंगे, जो फैसला सुनाएंगे, वो प्रॉपर सबूतों पे आधारित होना चाहिए और ऐसा नहीं है कोई भी बेसलेस आप जजमेंट सुना रहे हो। क्लियर? इन सब के लेटेंट फ्रेजेस भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगी। ये आपके समझने के लिए था। जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी वो आपको नोट डाउन करना है। देखिए बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इनको आप बोलते हो जस्ट नेचुरल। ये आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल बताते हैं जो जस्टिस के दौरान फॉलो होने चाहिए। अब ये कहीं लिखे नहीं है, ये ओवर द टाइम डिराइव हुए हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए तो देखा गया ऐसे कौन से कॉमन रूल है जो फॉलो होना चाहिए ताकि जस्टिस एकदम सही आए, तो ये रूल निकल के आए हैं। ठीक है, नेचुरल जस्टिस ऑफन नोन एज जस्ट नेचुरल डील्स विद सर्टेन प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। ठीक है, ये आपको रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बताते हैं। 3 बातें यहाँ पे आपको बताई हैं। पहला लिखा है नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस एंड इट्स अ रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस या बायसनेस, मतलब एक पर्सन के साइड ना हो जाए जज, ये अवॉइड करने के लिए है। दूसरा है हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग, दूसरी पार्टी को भी पूरी बात कहने का मौका दो, फेयर मौका दो अपनी सारी बात कहने का। तीसरा है जजमेंट शुड बी रीजन जजमेंट होना चाहिए, सपोर्टेड विद एविडेंस। आपको मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था, यहाँ पे भी आप लिख लेंगे जजमेंट शुड बी सपोर्टेड विद एविडेंस। अब आप देखो, जो आपका फर्स्ट था ना, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस, इसका लेटेंट फ्रेज है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। ठीक है, आपको लर्न करना है। दूसरा है कि दूसरी पार्टी को भी आप फेयर हियरिंग का मौका देंगे, इसका लेटेंट फ्रेज है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ठीक है, और रीजन डिसीजंस, ये थर्ड। आप 3 आपके रूल फॉलो होने चाहिए एक डिसीजन सुनाते वक्त ताकि नेचुरल जस्टिस डिलीवर हो। एक चीज और यहाँ पे मेंशन करी गई है, क्या लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये इंश्योर करते हैं कि जो भी जजमेंट कोर्ट सुनाए वो एक्ट को ओवरराइड ना करे, एक्ट के बाहर ना जाए। तो जज साहब को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो वो फैसला सुना रहे हैं वो कानून के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। पर क्या वो उनके अपने पिछले फैसले के अगेंस्ट में हो सकता है? जी हाँ। ठीक है, तो जो उनका जजमेंट है, जो उनका फैसला है, वो ओवरराइड मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है या चेंज कर सकता है कॉमन लॉ को। कॉमन लॉ आपने समझा ना, किसी प्रीवियस केस लॉ को, उसके बाहर वो हो सकता है, बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैच्यू। स्टैच्यू मीन्स एक्ट। तो एक जज का डिसीजन कॉमन लॉ को तो चेंज कर सकता है, किसी प्रीवियस लॉ को तो चेंज कर सकता है, उसके बाहर तो हो सकता है, पर एक्ट के बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में। ये सारी बातें मेंशन्ड है, आप ये नोट डाउन कर लेंगे पूरी स्क्रीन। तो बच्चा, आज के वीडियो तक आप पढ़ चुके हैं मीनिंग ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ बनाने का प्रोसीजर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस। अब हम बात करेंगे, ठीक है, कानून बन तो गया, हमें पता लग गया कानून किन किन टाइप के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लॉ को एनफोर्स कैसे कराया जाता है, एनफोर्सिंग द लॉ। एनफोर्सिंग मतलब एप्लीकेबल कराना। ठीक है, कानून बनाना हमें आ गया, अब कानून एप्लीकेबल कैसे होता है, कैसे देखा जाता है कि सब लोग उस कानून को माने। अब हम बात करेंगे कि लॉ को एनफोर्स कौन कराता है, मतलब कानून का पालन कौन कराता है, तो वो भी सरकार ही कराती है।
अच्छा मैम, कानून बनवाती भी सरकार ही है और पालन भी सरकार कराती है। जी हाँ, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं। ब्रॉडली 3 कैटेगरी के काम गवर्नमेंट करती है। पहला है लेजिस्लेटिव, जहां पे लॉ बनाने का काम होता है। दूसरी ब्रांच है उसके एग्जीक्यूटिव, जहां पे लॉ के इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। बच्चों, कैसे इम्प्लीमेंट कराती है वो मैं आपको बताऊंगी। तीसरा है आपका जुडिशियल, जहां पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम होता है। अगर लॉ का पालन करते करते कुछ लोगों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, मतभेद हो जाए, तो कहाँ पे सुनवाई होगी? जुडिशियल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट पे। ठीक है, यहाँ पे आपके कोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम लेजिस्लेटिव समझ चुके हैं सारा, अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स या एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट की। तो बच्चों, सरकार जो कानून का पालन करवाती है, कैसे करवाती है? तो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल हमने बात करी थी, दोनों लेवल पे सरकार काम करती है। तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के थ्रू कानून का पालन कराया जाता है बच्चों, और स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के थ्रू कानून का पालन कराया जाता है। ठीक है जी, चलिए। The Government of India exercises its executive authority through a few government ministries or department of state. ठीक है, समझ गए ना आप? गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज आपकी जो सेंट्रल लेवल पे, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट आपका स्टेट लेवल पे। ठीक है, थोड़ी बहुत मिनिस्ट्रीज आप आगे समझोगे। ठीक है, फ्यूचर की आपकी वीडियोस में वो देखने को मिलेंगी। अब मिनिस्ट्री क्या होती है? तो मिनिस्ट्री में होते हैं बच्चों कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, जो कौन होते हैं? आपके सिविल सर्वेंट्स, IAS IPS वगैरह। उनको हेड कौन करता है? आपका मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर है इतना? पढ़ेंगे एक बार। अ मिनिस्ट्री इज कंपोज्ड ऑफ एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स नोन एज सिविल सर्वेंट्स एंड इज पॉलिटिकली अकाउंटेबल थ्रू अ मिनिस्टर्स। एंड ये सब कैसे अकाउंटेबल होंगे सरकार को? कैसे बताएंगे? अगर कोई प्रॉब्लम आई है या कोई भी सिचुएशन ऐसी राइज हो रही है तो कैसे बताएंगे ये सब लोग? ये मिनिस्टर के थ्रू सरकार तक बात पहुंचाएंगे। राइट, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेजर मिनिस्ट्रीज है। ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर की अलग मिनिस्ट्री होती है, आपकी फाइनेंस की अलग होती है। तो अब इनको हेड कौन करता है? ऐसे ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं बच्चों कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, जो बैठते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आते हैं? आपके 3 कैटेगरी आती है। एक होती है कैबिनेट मिनिस्टर की, एक होती है आपकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की, और एक और होती है आपकी डिप्टी मिनिस्टर्स की। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, ऐसे तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। आप ब्रॉडली समझो कि इन तीनों को मिला के बोला जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मेजर मिनिस्ट्रीज को हेड करने वाला कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ मिलके कानून का पालन करवाता है। ये आपके इतना आपके सिलेबस का पार्ट है, इससे ज्यादा आप डिटेल में जाने लगोगे तो बहुत ही डिटेल में जाना पड़ेगा फिर। तो क्या लिखा है? मोस्ट मेजर मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर हु सिट इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इज टिपिकली सपोर्टेड बाय टीम ऑफ जूनियर मिनिस्टर्स कॉल्ड एज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स से जूनियर लेवल पे आते हैं और ये दोनों मिलके सेंट्रल लेवल पे कानून का पालन करवाते हैं। क्लियर है आपको इतनी बात? तो अब आप ब्रॉडली समझ गए होंगे कि कानून का पालन कौन करवाता है? सरकार। कैसे पालन करवाती है? अपनी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के थ्रू। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन कौन आते हैं? मैम डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज आती हैं, एग्रीकल्चर की अलग, फाइनेंस की अलग, होम अफेयर्स की अलग। इन मिनिस्ट्री में कौन होते हैं? मैम इन मिनिस्ट्रीज में पहले तो सिविल सर्वेंट्स होते हैं और सिविल सर्वेंट्स को हेड करता है आपका मिनिस्टर। ठीक है, अब और इन ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज को एक पर्सन हेड करता है जिन्हें बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज को कौन हेड करता है? आपका कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर और उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स मिलके क्या करते हैं? कानून का पालन करवाते हैं। ये सारी बातें आपके कोर्स में है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ने का है। ठीक है, चलिए बच्चों ये वाली स्क्रीन आप पूरी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जो मैंने लिखा है वो भी आप नोट डाउन कर लेंगे। 1 सेकंड रुकेंगे, जो आपको नोट डाउन नहीं करना है वो मैं इरेज कर देती हूँ। तो बच्चों आपने देखा कि सरकार का ही काम होता है ये देखना कि लॉ ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं। राइट, कौन से ब्रांच के अंडर देखती है? ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंडर। कैसे देखती है मैम? थ्रू वेरियस मिनिस्ट्रीज। जी हाँ, तो हम कुछ हैंडफुल ऑफ मिनिस्ट्रीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इन चारों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे
जो इन मिनिस्ट्रीज के अंदर बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई है? ताकि लॉ को ठीक से इंप्लीमेंट कराया जाए। जैसे जो आपका आरबीआई है वो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है, जो देखता है कि बैंकिंग के काम ठीक से हो रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही आपका जो सेबी बना हुआ है, जो देखता है आपके स्टॉक मार्केट ठीक से काम कर रही है कि नहीं, उसके अपने रूल्स जो है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है। एक है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपका फॉलो करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये देखता है कि भाई जब एक कंपनी का इंसॉल्वेंसी हो जाती है या बैंक्रप्सी हो जाती है तो उसके प्रोसीजर्स जो हमने मेंशन किए हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। समझ रहे हो आप? तो वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंडर ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं जिनका एक्चुअली में काम होता है ये चेक करना कि लॉ ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो कुछ हम मिनिस्ट्रीज और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप नाम से समझ रहे होगे इस मिनिस्ट्री का काम क्या होता है, ये देखना कि फाइनेंस से रिलेटेड काम ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्ट है वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। सो दिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी से डील करती है डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। इट सर्व्स एज द ट्रेजरी ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया का खजाना, इंडिया का जो खजाना, पैसे वगैरह सब कुछ कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या क्या काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में? टैक्सेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड लॉ बनाने का काम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की गवर्नेंस, जैसे आरबीआई मैंने आपको बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को गवर्न करता है, तो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फॉलो करते हैं। कैपिटल मार्केट का अभी मैंने आपको बताया सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, किसके अंदर फॉलो होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। सेंटर एंड स्टेट फाइनेंसेस, सेंट्रल लेवल पे फाइनेंस कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, पैसा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, स्टेट लेवल पे किस गवर्नमेंट को कितना पैसा जाएगा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा जाएगा, कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा, ये सब कौन हैंडल करता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट काम बजट बनाने का किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। हर साल बच्चों जो बजट पेश होता है जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं, कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या लिखा जाता है इसमें? एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, कि भाई आगे आने वाले साल में कितना खर्चा होगा, कितना कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, ये सारी डिटेल लिखी जाती है। ठीक है। आइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। जो बजट बनता है वो जनता में पेश किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूरी कंट्री का, गवर्नमेंट का जो पैसा है वो हैंडल करती है। ठीक है। इट रिलेट्स विद इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडिया के ट्रेजरी की तरह, इंडिया के खजाने की तरह ये डील करती है। कौन कौन से एरिया कवर होते हैं? टैक्सेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, लॉ बनाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू ही होता है। कैपिटल मार्केट यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है वो ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही, वो भी कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और यूनियन बजट जो बनाने का काम है वो भी कौन देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेंट्रल लेवल पे कहाँ कहाँ पैसा खर्च होगा, स्टेट लेवल पे किस सरकार को कितना पैसा एलोकेट होगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, ये भी कौन हैंडल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी। चलिए, अब बच्चों जो आप सिविल सर्विसेज देखते हो ना, आईएएस, आईपीएस एक्सेट्रा, ये बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। ठीक है। तो उनमें से जो 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, कौन कौन सी? इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। ये किस में फॉलो करती हैं? ये फॉलो करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। इसके अलावा एक और है इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, ये भी फॉलो करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर बच्चों? मतलब इन सिविल सर्विसेज में जो भी लोग एम्प्लॉयड हैं वो किनको रिपोर्ट करते हैं? करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपके 6 डिपार्टमेंट फॉलो करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो इकोनॉमी से के अफेयर्स देखता है, पैसे से रिलेटेड अफेयर्स देखता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो देखता है भैया खर्चा कितना कितना हो रहा है, ये सारी बातें। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब रिसीट्स, कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा सरकार के पास, ये कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? आम बैंक तो करता नहीं है ना, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पब्लिक का पैसा
या फिर सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो कैसे कैसे यूटिलाइज होगी, कितना पैसा आया है, कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, ये सारी बातें कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, एंटरप्राइजेस हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस, उन्हें कौन मैनेज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये सब किस में फॉल करती हैं बच्चों? बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ठीक है, कितने डिपार्टमेंट है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के? मैम 6। कौन कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, एंड लास्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है आपको। अब हम बात करने वाले हैं अनदर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नाम से ही पता लग रहा है, कॉर्पोरेट मींस कंपनीज, तो ये डील करती हैं रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट्स या कंपनीज। कौन सी कंपनी बेटा? इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनी हो या सर्विस सेक्टर की कंपनी हो, दोनों को ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही हैंडल करती है। ठीक है, यही देखती है कि क्या कानून बनना है, कैसे फॉलो हो रहा है कि नहीं कानून, ये सारी चीजें कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ब्रॉडली अगर इसका काम हम देखें तो एलएलपी एक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं ठीक से, कंपनीज एक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं ठीक से। कौन सा वाला कंपनीज एक्ट? 1956 को भी यही हैंडल करती थी, 2013 को भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही हैंडल करती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होता है एक, वो ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं, कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है क्या, ये सब कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया है? एक IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था बना दी, ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जो ये देखती है कि भाई ये वाला जो कोड है ये प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है कि नहीं। क्लियर है? चलिए, एक और चीज है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है mca.gov.in। स्टार्टिंग में www. लगा लेंगे। ठीक है, इसी के थ्रू ये ऑपरेट करती है और इसी के थ्रू कंपनीज को कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है टू MCA, वो किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बेसिक इंफॉर्मेशन पहले आप देखोगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, LLP एक्ट 2008 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो ये सारी चीजें, कंपनीज एक्ट हो गया, LLP एक्ट हो गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो गया, ये ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये सब कौन देखता है? MCA। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में जो भी कंपनीज हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है, कौन उन पे कड़ी नजर रखता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, इस मिनिस्ट्री को कौन रन करता है बेटा? दिस मिनिस्ट्री इज मोस्टली रन बाय सिविल सर्वेंट्स ऑफ ICLS कैडेट। ICLS का मतलब क्या होता है? इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। तो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस क्या है? सिविल सर्विसेज का एक पार्ट है। तो सिविल सर्विसेज के जो ये डिपार्टमेंट है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इसके लोग होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। अब ये तो आप जानते हो, जो सिविल सर्विसेज वाले लोग होते हैं कैसे अपॉइंट होते हैं? यूपीएससी से। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो क्या लिखा है? दीज ऑफिसर्स आर इलेक्टेड टू दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी। ठीक है, तो IAS IPS ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं, आपको IAS IPS पता है। ठीक है, तो वो सारे सिविल सर्वेंट्स जो ICLS कैडरे में फॉल करते हैं, यानी कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज का पार्ट होते हैं, वो ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में काम करते हैं। इन ऑफिसर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है? यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू। क्लियर है? चलो जी। एंड बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की टॉप मोस्ट पोजीशन होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, DGCOA की जो पोस्ट होती है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। कैसे फिक्स की जाती है? इट इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू एपिक्स, यानी कि टॉप मोस्ट स्केल फॉर द ICLS कैडर। ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज का जो टॉप मोस्ट स्केल रहता है वही स्केल रहता है DGCOA का। आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। तो बच्चों, आप दो मिनिस्ट्रीज के बारे में जान चुके हो, एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डील करता है कंट्री की इकोनॉमी से, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे यूटिलाइज होगा, ये सब बातें कहाँ पे डिसाइड होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। कौन कौन से मैटर्स कवर होते हैं यहाँ पे? टैक्सेशन के मैटर्स कवर होते हैं, आपके जो
स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड यानी कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड मैटर्स कवर होते हैं। आपके बजट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारी बातें की जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कितने डिपार्टमेंट हैं, तो हमने बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 6 डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 एंड 6, फटाफट से आप एक बार बताते चलेंगे 6 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। एक है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फिर हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, फिर हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट होता है, फिर हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, एंड लास्ट हमने देखा था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में क्या क्या कवर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डील करता है रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनी हो चाहे वो सर्विस सेक्टर की कंपनी हो, दोनों को ही कौन डील करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थ्रू इट्स वेबसाइट www.mca.gov.in। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ब्रॉडली काम क्या होता है, LLP एक्ट ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं ये देखना, कंपनीज एक्ट ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं ये देखना, और एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं ये देखना। कैसे देखता है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं ये देखता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंश्योर करती है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ठीक से फॉलो हो। तो ये दोनों बातें हम पढ़ चुके हैं। नई मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम यानी कि अंदर के इंटरनल अफेयर्स कंट्री के कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कंट्री में सिक्योरिटी का मैटर कौन हैंडल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कंट्री में शांति बनी रहे किसकी ड्यूटी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है या डिजास्टर आ जाता है जैसे फ्लड वगैरह, तो उस टाइम कंट्री कैसे रिएक्ट करेगी, लोगों पे क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ये सब कौन देखता है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इसके साथ साथ डोमेस्टिक पॉलिसी के एडमिनिस्ट्रेशन का काम। डोमेस्टिक पॉलिसी मतलब ऐसी कोई भी पॉलिसी, ऐसे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो डायरेक्टली लोगों पे एप्लीकेबल होते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डोमेस्टिक पॉलिसी। तो ऐसी डोमेस्टिक पॉलिसीज को कौन हैंडल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर है बच्चों, आइए देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। As an interior ministry of India, it is mainly responsible for the maintenance of internal security and domestic policy। क्योंकि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री है इंडिया की, तो ये रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर की सिक्योरिटी के लिए और डोमेस्टिक पॉलिसी को बनाने और मेंटेन करने के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर, कौन कौन से डिपार्टमेंट कवर होते हैं इस मिनिस्ट्री में बच्चों, ध्यान से देखना। अब आप सारे डिपार्टमेंट वही देखोगे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर्स पे कैसे कैसे मैनेजमेंट रहेगा, जो इंडिया का बॉर्डर है दैट इज कवर्ड अंडर MOHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, कंट्री के अंदर की सिक्योरिटी का मामला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, क्योंकि वहां भी थोड़ा टेंशन रहती है, कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ होम कवर्ड है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स कहाँ कवर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। अब देखो जो ये सिक्योरिटी वाला मामला है ना, ये आपका ना कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा है। कॉन्करेंट लिस्ट याद है बच्चों आपको, ऐसे लिस्ट जिन पे स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे दोनों लेवल पे लॉ बनाए जाते हैं। तो स्टेट लेवल पे तो इंडिविजुअल स्टेट की जिम्मेदारी है कि अपनी कंट्री के अंदर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, शांति बना के रखें। सेंट्रल लेवल पे अब स्टेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, फिर वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। क्लियर है बच्चों, आप ये स्क्रीन नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम फर्दर मूव करते हैं। डिपार्टमेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपने 6 डिपार्टमेंट देखे, एक बार देखो आप कौन कौन से हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम है आपका, फिर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड लास्ट आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। अब डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर फर्दर 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, देखिए कौन कौन सी।
सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। ये 3 अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो ये भी आपको नोट डाउन करनी होगी। तो ये कंप्लीट डिटेल थी अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। बच्चों जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कि लॉ यानी कि कानून और जस्टिस यानी कि न्याय की मिनिस्ट्री है। तो इस मिनिस्ट्री का काम क्या होगा बच्चों, एक नॉर्मल हम सोचे तो ये इंश्योर करना कि कानून का पालन हो और न्याय मिले लोगों को, है ना। तो बिल्कुल यही काम है। 3 डिपार्टमेंट होते हैं फर्दर इसके अंदर, आप देखो, पहला है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, फिर है आपका लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, तीसरा आपका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का काम क्या है, एक्ट बनाने का, ठीक है। एक्ट बनाने का बोलना चाहिए, बेसिकली जो ड्राफ्ट बनता है ना एक्ट बनने से पहले, वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट बनाता है। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का काम क्या है, जो हमारा काम वकील करता है, कानून को मतलब गवर्नमेंट को एडवाइस करना रिलेटेड टू लीगल मैटर्स। अगर आपका कोई केस हुआ है गवर्नमेंट के साथ तो वो कौन हैंडल करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये इंश्योर करता है कि सबको न्याय मिले। तो जस्टिस के रिगार्डिंग अगर कोई रूल बनाना है, न्याय से रिलेटेड रूल बनाना है कि फेयर न्याय मिले, वो कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इसके अलावा जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, रेजिग्नेशन है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट है, रेजिग्नेशन है, वो भी कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। क्लियर। तो ये तीनों डिपार्टमेंट मिलके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये इंश्योर करते हैं कि कानून अच्छे तरीके से फॉर्म हो और न्याय सबको मिले, ठीक है। देखो, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डील्स विद दी, सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स थ्रू लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू लीगल अफेयर्स मैनेज होते हैं, कैसे, जो ड्राफ्ट बनता है, फिर उससे आगे एक्ट बनाया जाता है और फिर कानून बन जाता है वो। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के थ्रू लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज मैनेज होती हैं, मतलब जो काम हमारे लिए वकील करता है, केस की सुनवाई वगैरह, वो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स करता है और एडवाइस भी देता है गवर्नमेंट को रिगार्डिंग लीगल मैटर्स। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस मिले, न्याय मिले प्रॉपर तरीके से। ये कौन इंश्योर करता है बच्चों, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। अब एक बात देखो, नीचे बिल्कुल क्लियर किया गया है जो हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में। द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इज कंसर्न्ड विद एडवाइजिंग द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो लीगल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एडवाइज करता है, और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो ड्राफ्ट बनाता है प्रिंसिपल लेजिस्लेशन का, यानी कि कानून का, ठीक है। जो ड्राफ्ट बनाने का काम है वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का। बच्चों यहीं पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का टॉपिक खत्म होता है और आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज के बारे में जान लिया। अब ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने पास। तो आपने कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ा है, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे। पहला हमने बात की थी अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर हमने दूसरी बात की थी अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फिर हमने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या होता है, एंड लास्ट हमने बात की है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में। आई होप ये चारों टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज के क्या क्या काम होते हैं, इनके क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो इन मिनिस्ट्रीज में फॉल करती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको तो कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के बारे में। तो पहला वर्ड क्या है, सिक्योरिटीज। तो बेसिकली जो सेबी है वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट को। तो पहले हम सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है और कमोडिटी मार्केट क्या होता है वो समझ लेते हैं। सिक्योरिटीज का मीनिंग समझो आप पहले। सिक्योरिटीज क्या होती है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा तरीका जिससे जो इशूअर है वो पैसा रेज कर सकता है पब्लिक से। जैसे इशूअर कौन हो गई, आपकी कंपनी। कंपनी को पैसों की जरूरत है तो कंपनी जनरल पब्लिक से, इन्वेस्टर्स से पैसा लेती है, तो बदले में जो डॉक्यूमेंट इशू करती है, जो इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या है आपकी सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है, जहां पे इन इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इनका खरीदना बेचना चलता है। तो सिक्योरिटीज मार्केट को भी रेगुलेट कौन करता है, सेबी। और एक और मार्केट होती है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, चीजों को खरीदा बेचा जाता है। कौन कौन सी चीजें, एनिमल्स हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, जैसे आपके कॉर्न्स हो सकते हैं,
एनर्जी प्रोडक्ट जैसे कोल, पेट्रोलियम, इन सबको खरीदना बेचने का काम किसमें होता है? कमोडिटी मार्केट में। ठीक है, तो कमोडिटी मार्केट वो होती है जहाँ पे खरीदना और बेचना किसका होता है? कमोडिटीज का। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको कुछ, कैटल पे, कॉफी, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर, मेटल, ये सब चीजें कहाँ कमोडिटीज में कवर होती है। तो बच्चों सिक्योरिटीज मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों को ही रेगुलेट कौन करता है? आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी है। इसके बारे में कुछ आपको माइनर डिटेल्स और समझनी है कि कब ये बना था, कब ये फोर्स में आया था, ये सारी बातें। तो सेबी किसका पार्ट है? ऑब्वियसली आपको कैसे याद रहेगा? फाइनेंस से रिलेटेड है। भाई ये जो मार्केट है ये बहुत बड़ी मार्केट है ना आपकी, कमोडिटी मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट। हमारी देश की इकोनॉमी इस पे डिपेंड है, तो फाइनेंस से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेबी कवर होता है, राइट। सेबी बना कब था? सेबी बना था 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 को। एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव अब आप समझ चुके होंगे, जो लॉ को एनफोर्स कराती है। ठीक है, तो सेबी का काम है ये देखना कि भाई सिक्योरिटीज मार्केट या कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड जो हमारे लॉज है वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। और उसको स्टैट्यूटरी पावर्स दे दी गई थी ऑन 30 जनवरी 1992। सेबी एक्ट के थ्रू इसको सारी की सारी पावर्स दी गई थी ऑन 30 जनवरी 1992। बच्चों आप ये कंटेंट अपने पास नोट डाउन कर लेंगे फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। और अब हम बात करने वाले हैं अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने बात कर ली है अबाउट आरबीआई एंड सेबी। अब हम बात करेंगे अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज आईबीबीआई। तो हम आईबीबीआई यूज करेंगे क्योंकि नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो वर्ड्स दिख रहे होंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अब ये तो समझ आ रहा है कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को हैंडल करता है, उससे रिलेटेड मैटर्स देखता है। पर मैम इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी होता क्या है? आइए समझते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन होती है, ठीक है, एक वर्ड को नोट डाउन करना है, नोट कर लीजिए आप ये। इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन होती है जहां पे एक पर्सन अपने डेट पे नहीं कर पाता, अपना उधार पे नहीं कर पाता, अपनी पेमेंट टाइम पे नहीं पूरी कर पाता। ठीक है, जहां पे पर्सन और वी कैन से इंस्टीट्यूशन इज अनेबल टू पे डेट्स, राइट। कब होगा ऐसे भाई? कब होगा कि वो अपने डेट नहीं चुका पा रहा? जब उसकी एसेट्स लायबिलिटीज से कम होंगी। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। ध्यान से सुनना आप। अब मान लो कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो जो कंपनी के ओनर्स हैं, ये कंपनी जो चला रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे भाई? अपने क्रेडिटर्स से बातचीत करेंगे कि देख लो आप अपना कुछ कम में मान जाओ, तो मुझे देने तो आपको 10 लाख है पर आप थोड़ा कम में एडजस्ट कर लो, हमारी ऐसी ऐसी सिचुएशन है। कोशिश करेगा। सपोज ऐसा ना हो पाए, क्रेडिटर्स ना माने, ठीक है, और इंसॉल्वेंसी सॉल्व ना हो पाए, तो अल्टीमेटली उसको कहां जाना पड़ेगा? बैंक्रप्सी के रास्ते पे जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे भाई? कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट में कहेंगे जज साहब ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हमारी एसेट्स लायबिलिटी से कम पड़ रही हैं, हम लायबिलिटी अपनी पूरी नहीं चुका पा रहे हैं, तो कृपया आप हमें बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो। समझ रहे हो आप? तो इंसॉल्वेंसी के साथ मैंने एक वर्ड यूज किया था, सिचुएशन। बैंक्रप्सी क्या है बेटा? कंक्लूजन, फाइनल डेस्टिनेशन। इंसॉल्वेंसी का रास्ता अगर सॉल्व ना हो पाएगा तो फाइनल डेस्टिनेशन होगी बैंक्रप्सी। ठीक है, बैंक्रप्ट होने का ठप्पा लगा देगा और क्या करेगा? एसेट बिकवाएगा, लायबिलिटी पे ऑफ करवा देगा। ठीक है, जितनी भी हो पाएंगी उतनी। ये है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। तो इंसान इंसॉल्वेंट हुआ है, बैंक और या फिर कंपनी इंसॉल्वेंट हुई है, बैंक्रप्ट हुई है, जो भी सिचुएशंस है, सारी चीजों को कौन हैंडल करता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज आईबीबीआई। अब आपको याद हो तो आईबीबीआई से पहले हमने एक बात और कही थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इस इंस्टीट्यूशन को गवर्न करता है। ठीक है, तो आईबीबीआई जो भी एक्ट करता है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को ध्यान में रख के करता है। ये बात क्लियर है? आइए देखते हैं। सो आईबीबीआई इज द रेगुलेटर फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जो भी केस चलेगा उसको कौन देखेगा? इंसॉल्वेंसी का जो केस चलेगा कोर्ट के पास, जब कोर्ट बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगी, ऐसा थोड़ा ना कि आप सीधा कोर्ट में पहुंच जाओ, कोर्ट बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगी। भाई वो भी तो अपनी जो आप कह सकते हो तहकीकात करेगी, अपनी छानबीन करेगी, देखेगी कि आपके एक्चुअली में एसेट्स कम है क्या। तो जो ये प्रोसीडिंग्स चलेगी
ठीक है, उसको कैसे रेगुलेट, कैसे चलाना है, क्या क्या रूल्स रहेंगे, ये सब कौन देखता है? आईबीबीआई। तो आईबीबीआई इज द रेगुलेटर फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एंड एंटिटीज। ठीक है, और कुछ एंटिटीज है जिनको आईबीबीआई कंट्रोल करके चलता है। कौन कौन सी? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। ठीक है, यहाँ पे कौन होते हैं? जो इंसॉल्वेंसी के प्रोफेशनल होते हैं उनकी एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इन इंडिया। इन सबको कौन गवर्न करके चलता है? आईबीबीआई। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, इन तीनों को आईबीबीआई गवर्न करता है। आईबीबीआई कब बना था बेटा? आईबीबीआई बना था 1 अक्टूबर 2016 को, पर उसको सारी की सारी पावर्स कब मिली थी? 5 मई 2016 को, थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अभी मैंने आपको बताया था ना, क्लियर है? चलिए, इट कवर्स इंडिविजुअल कंपनीज, एलएलपी, पार्टनरशिप, सॉरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड पार्टनरशिप फर्म। चाहे इंडिविजुअल की सिचुएशन हो, कंपनीज की इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन हो, एलएलपी की हो, पार्टनरशिप फर्म की हो, सारी की सारी कौन हैंडल करता है? आईबीबीआई। द न्यू कोड विल स्पीड अप द रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स इन द कंट्री। भाई फटाफट से रेजोल्यूशन हो जाए, फटाफट से भैया, ठीक है, जो अगर कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो फटाफट से उसका निपटारा हो ना। ये बात कौन इंश्योर करेगा? जो नया कोड आया ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, वो इंश्योर करेगा। 2016 में जो कोड आया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसका पर्पस यही है कि भाई इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स है, जो कार्यवाही है, वो सिंपल हो जाए और फटाफट हो जाए, है ना। तो स्पीड अप और सिंप्लीफाई करने के लिए ही नया कोड आया है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के केसेस कहाँ सुने जाते हैं? भाई कंपनी वाले एनसीएलटी में सुने जाते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, और नॉर्मल वाले, अदर वाले आपके डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में। तो कंपनी वाले इनफैक्ट और एलएलपी वाले भी एनसीएलटी में सुने जाते हैं, बाकी सारे आपके डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में सुने जाते हैं। तो इन दोनों कोर्ट्स के थ्रू आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के केसेस को हैंडल करती है। क्लियर? तो फटाफट से इसको अपने पास नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया भी हमने पढ़ लिया। तो बेसिकली आपने तीनों इंस्टीट्यूशंस पढ़ लिए हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसे रेगुलेट करता है? बैंक्स को रेगुलेट करता है, और करेंसीज को देखता है, करेंसी की प्रिंटिंग एंड मिंटिंग देखता है। उसके बाद आपने पढ़ा था सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये सिक्योरिटीज मार्केट और कमोडिटी मार्केट को हैंडल करता है। फिर हमने पढ़ा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के केसेस को रेगुलेट करता है। क्लियर है? चलिए जी, तो ये हमारी सारी बातें कवर हो गई। यहाँ पे आपने पढ़ लिए अबाउट ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज जो भी आपके सिलेबस में थी, जो कानून को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती हैं। ठीक है, तो हमने देखा था ना कि गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच थी आपकी लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाने का काम करती है, वो भी हमने देख लिया। फिर हमने बात करी थी एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है, वो भी हमने पढ़ ली। तो हम ये पढ़ रहे थे कि लॉ का पालन कैसे कराया जाता है, कानून का पालन कैसे कराया जाता है। फिर हमने देखा था कि गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव ब्रांच के थ्रू लॉ का पालन कराती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो ये देखती हैं कि कानून ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। उन रेगुलेटरी बॉडीज में कुछ मिनिस्ट्रीज फॉलो करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, पर आपको कुछ ही मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है एज पर योर सिलेबस। तो मिनिस्ट्रीज में हमने बात की थी अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर हमने बात की थी अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, थर्ड हम आए थे अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड फोर्थ हमने बात करी थी अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। राइट, ये चारों मिनिस्ट्रीज हमने पढ़ ली। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है हमें। फर्स्ट है आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड है आपका सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और थर्ड है आपका आईबीबीआई यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इन तीनों को हम डिस्कस करके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो बच्चों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहली बात तो ये सेंट्रल बैंक है जिसका मेन काम क्या है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, चलाना। ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू बैंकिंग सिस्टम कौन बनाता है? आरबीआई। कौन इंश्योर करता है कि सारे रूल्स फॉलो हों? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ऑडिट भी कराता है बैंकों की, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। आरबीआई कौन से मिनिस्ट्री में फॉल करता है बच्चों? आरबीआई फॉल करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर है?
फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, पैसों से लेना देना है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फॉलो करता है आरबीआई। अब एक काम और है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है और सिर्फ आरबीआई ही कर सकता है। बताओ बच्चों, पढ़ा हुआ है आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में 12th में? जी हाँ, करेंसी को रेगुलेट करने का काम, करेंसी को कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है, करेंसी को प्रिंट करने का काम आरबीआई का है। कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, कितनी मनी सप्लाई ऑलरेडी चल रही है, ये सब कौन देखता है बेटा? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। इट इज द सेंट्रल बैंक एंड द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। दूसरा आपका लिखा है इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल, इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। ठीक है, एक चीज और है, जो आपके पेमेंट सिस्टम होते हैं ना, पेमेंट गेटवेज होते हैं, कौन कौन से? फॉर एग्जांपल आपका गूगल पे हो गया, यूपीआई हो गया, इनको भी मैनेज कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कंट्री के पेमेंट सिस्टम को भी मैनेज करने का काम, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम कौन देखता है? आरबीआई। ठीक है, अब आरबीआई के ना बेटा 3 डिविजन हैं, वो मैं आपको यहाँ चार्ट के थ्रू समझाती हूँ। आरबीआई के 3 डिविजन है, और भी डिविजन है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे। पहला है आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। नाम से पता लग रहा होगा, नोट मुद्रण, मुद्रण मतलब प्रिंट करना। तो नोट मुद्रण के लिए ये अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका काम क्या है? प्रिंट एंड मिंट, यानी कि प्रिंटिंग एंड मिंटिंग। प्रिंट मतलब ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नोट को प्रिंट और मिंट करती है। तो मैम प्रिंट तो ठीक है, नोट को छापना, मिंट क्या होता है बेटा? मिंट वर्ड यूज होता है कॉइन्स के लिए। ठीक है, पेपर जो करेंसी है उसके लिए यूज होता है प्रिंट वर्ड, एंड कॉइन्स के लिए यूज होता है आपका मिंट वर्ड। तो ये जो डिपार्टमेंट है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है नोट छापने के लिए, कॉइन्स को बनाने के लिए और उनके प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपका हैंडल करती है जो मैंने आपको बताया था पेमेंट गेटवे से रिलेटेड। ठीक है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम वाली चीजें हैं, जो जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो क्या रूल्स होंगे, डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो क्या रूल्स होंगे, गूगल पे से पेमेंट करोगे तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, वो सारी चीज कौन देखता है? आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट डिवीजन है बच्चों हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या होता है? इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना टू बैंक्स। कैसे? आरबीआई जो बैंक के डिपॉजिट हैं, बैंक के डिपॉजिट मतलब जो पैसा हम लोग, एक आम आदमी बैंक के पास जमा करता है उसे डिपॉजिट कहते हैं। तो उन डिपॉजिट को इंश्योर करके चलता है। कल को ऐसा हो कि अगर बैंक का पैसा डूब जाए या फिर फ्लड आ जाए या फिर आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो पैसा डूब जाए, बैंक को नुकसान हो जाए, या फिर बैंक अपनी एक्टिविटी की वजह से ही बैंकक्रप्ट हो जाए, वो नुकसान में चला जाए, तो फिर आरबीआई डायरेक्टली कस्टमर्स को पेमेंट कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। ये सिस्टम रहता है। तो ये कौन करता है? ये वाला पर्टिकुलर डिवीजन करता है। एक बार रीडिंग ले लेते हैं फटाफट से हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हमने पढ़ा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, मेजर रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है पूरे बैंकिंग सिस्टम को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कवर होती है ये, और यही अकेले रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंट्रोलिंग, इशूइंग एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। ठीक है, कितने नोट प्रिंट होने हैं, कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल होनी है, ये सब कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला हमने पढ़ा था कि जो हमारे पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है, गेटवेज है, लाइक आपका यूपीआई, गूगल पे, इनको कौन रेगुलेट करता है? इनको भी आरबीआई ही रेगुलेट करती है। इट ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो हमने देखा था अपनी स्लाइड पे कि 3 डिवीजन है। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण डिवीजन, जिसका काम क्या है? प्रिंट करना और मिंट करना इंडियन करेंसी नोट को। तो प्रिंटिंग कहाँ होती है मैम? प्रिंटिंग होती है 2 स्पेशलाइज्ड प्रिंटिंग प्रेसेस पे। पहला है आपका प्रिंटिंग प्रेस जो नासिक में लोकेटेड है वेस्टर्न इंडिया में, और दूसरी देवस जो सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। यहाँ पे 2 प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं पे ही आरबीआई के नोट्स प्रिंट होते हैं। दूसरा डिवीजन था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन, जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम जो हमने अभी बात की थी, गूगल पे और आपका यूपीआई वगैरह को रेगुलेट करने का काम ये कौन करता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा हमने देखा था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है? डिपॉजिट्स को इंश्योर करने का काम करता है। तो बेसिकली ये इंश्योरेंस करता है बैंकों के डिपॉजिट्स का। ठीक है, स्पेशलाइज्ड डिवीजन है फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड गारंटिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। एक चीज और है,
यही स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जिसके थ्रू बैंक आरबीआई से लोन भी ले सकते हैं। अगर बैंक्स को जरूरत पड़ती है पैसों की, लोन की, तो आरबीआई से लोन लेने का मीडियम क्या है? यही स्पेशलाइज्ड डिवीजन। क्या नाम है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्लियर है? ये सारी स्क्रीन आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। इतना ही कंटेंट आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए लर्न करना है।